गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्लास 8 का 11 चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर स्टार्ट किया था और उसमें बताया था कि फोर्स क्या है और फोर्स जो है कितने तरह का होता है। फोर्स दो टाइप का बताया था, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। साथ ही फोर्स का डेफिनेशन भी बताया था। उसके साथ जो है हमने आपको बताया था कि जो क्वांटिटी होता है दो तरह का होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। और उस साथ में ये भी बताया था कि स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है केवल वो स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और साथ ही ये भी बताया था कि फोर्स जब भी एक्ट होता है तो इंट्रैक्शन की वजह से एक्ट होता है। आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स, जो हम लोग का अगला टॉपिक है। रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स क्या होता है? तो रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स दो तरह का होता है, दो तरह का रिजल्टेंट फोर्स होता है। उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ, पिक्चर के माध्यम से। आप देख रहे हैं पिक्चर के माध्यम से कि दो तरह का ऑब्जेक्ट है। एक तो दोनों लोग जो है एक ही डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो दोनों लोग हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये यदि इधर की ओर मूव करना चाह रहे हैं तो ये जो है इधर की ओर मूव करना चाह रहे हैं। तो दोनों का जो कंडीशंस है वो अलग अलग है। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्चुअली क्या है, इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि सम ऑफ फोर्सेस, और जो है सम ऑफ फोर्सेस एक्ट अपॉन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट है और इन दोनों का जो फोर्सेस है, यहाँ पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रहा है वो वहाँ पे सम लेंगे। यदि सिंगल जितना इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये दोनों लोग मिल करके ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। इसलिए इन दोनों का जो ऑब्जेक्ट का जो फोर्स जो अप्लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। दोनों का जो फोर्सेस का जो सम होगा। यहाँ पे केस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट फोर्स किस तरह से लिया जाएगा, यहाँ के कंडीशन में जो है रिजल्टेंट फोर्स जो है एक का, इन दोनों में हो सकता है कि एक का ज़्यादा हो और एक का कम हो। तो जिसका ज़्यादा होगा एक का कम हो, तो ज़्यादा में से जो कम वाला होगा वो माइनस करने के बाद जो डिफरेंसेस होगा फोर्सेस का दोनों का, वही जो है रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स दो तरह का होता है, एक तो सेम डायरेक्शन में और एक अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में जो फोर्सेस होते हैं उसका सम लेते हैं, और डिफरेंट डायरेक्शन में जो डिफरेंसेस होता है दोनों दो या दो से अधिक फोर्सेस का जो डिफरेंसेस होता है वो हम लेते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे डेफिनेशन के माध्यम से समझाया है पॉइंट वाइज, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं डिफ़ाइन करके यहाँ पे दिखा सकता, क्योंकि आप जब आपकी क्लास शुरू होगी तो वहाँ पे आप ये डेफिनेशन देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ बताया गया है। एक और एग्जांपल आपके सामने है कि कैसे ये जो बच्चे हैं दोनों तरफ जो है रस्सियों को जो है अपनी तरफ खींच रहे हैं, खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप समझिए यहाँ पर बात को कि ये दोनों तरफ यदि इक्वल फोर्सेस अप्लाई होंगे, यदि इधर भी बराबर फोर्स है, इधर भी मान लेते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उस स्थिति में ये जो रस्सी है कहीं किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ना इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि इन केस इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इधर के जो बच्चे हैं रस्सी को अपनी तरफ खींच लेंगे। तो यहाँ से दो बात समझ में आती है, जो यहाँ से आगे का जो कंसेप्ट खुलता है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए, यहाँ पे देखिए दोनों फोर्सेस जब बराबर होंगे दोनों तरफ, तो दोनों का जो डिफरेंसेस होगा वो जीरो आएगा। 5 न्यूटन 5 न्यूटन, तो 5 - 5 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आपका जीरो हो गया। इस कंडीशन में जो फोर्स कहलाएगा वो बैलेंस कहलाएगा। लेकिन इधर यदि 5 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है और इधर 6 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है, तो इस कंडीशन में यदि 6 - 5 करेंगे तो 1 न्यूटन का डिफरेंस जाएगा, तो जीरो के अलावा आ गया। जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा तो बैलेंस फोर्स कहलाएगा, और रिजल्टेंट फोर्स जब जीरो नहीं होगा तो अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको, और समझ में आए तो आप लोग कमेंट करना ज़रूर करें कमेंट, ताकि मुझे कुछ समझ में आए कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हैं। यदि कोई क्वेश्चन भी हो तो आप कमेंट के माध्यम से वहाँ पे आप डाल सकते हैं कि हाँ ये बात हमें समझ में नहीं है, उसको फिर से दोबारा समझाएं, तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाने का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का मतलब है कि हम फोर्स से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ जहाँ तक कि आप लोग डेली लाइफ में इस चीज़ को आप लोग महसूस करेंगे कि डेली लाइफ में ये चीज़ें जो हैं कैसे होती हैं, कि फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और कैन चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो जो फोर्स है, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है उसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में ला सकता है, या कोई मूवमेंट में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है।
ठीक है। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल रेस्ट में रखा हुआ, उसको किक करते हैं तो मोशन में आ जाता है, या फुटबॉल बहुत तेज़ी से आ रहा है तो उसको पैर से जो है स्टॉप कर देते हैं तो रुक जाता है, तो रेस्ट में आ जाता है। चलिए दूसरा पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब कोई फुटबॉल बहुत तेज़ी से आ रहा है और उस फुटबॉल को आपने उतनी ही तेज़ी से किक किया तो फुटबॉल का जो स्पीड है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप जैसा कि आप क्रिकेट में भी देखते हैं कि किस तरह से फास्ट बॉलर जो है फास्ट बॉलिंग करता है, और फास्ट बॉलिंग करने के साथ जो है बैट्समैन भी उतनी ही तेज़ी से उसको जब हिट करता है तो हिट करने की वजह से वो जो है और जो बल्ला तेज़ी से घुमाता है तो जो बॉल है काफ़ी तेज़ी से बाउंड्री की तरफ जाता है, और अब कब बाउंड्री निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये ड्यू टू इफेक्ट ऑफ फोर्स ही है ये। तीसरा है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। देखते हैं कि किस तरह से बल्ले का इस्तेमाल करके जो क्रिकेटर है वो बॉल को जो है अपने अपने डायरेक्शन के हिसाब से कभी जो है लेग में, कभी ऑफ में, कभी जो है थर्ड मैन की तरफ, कभी जो है स्क्वायर लेग की तरफ जो है वो किस तरह से मूव करता है। या फिर बैडमिंटन के खेल में भी आप देख सकते हैं किस तरह से बैडमिंटन का इस्तेमाल करके जो है एक प्लेयर जो दूसरे प्लेयर को चारों तरफ उसको दौड़ाने का कोशिश करता है। तो ड्यू टू आप कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स ही है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा चेंज ऑफ शेप भी होता है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स से जो है किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप रोटी का जो आटा गूंथते हैं तो आटे में जो है अपने हिसाब से उसका शेप जो है बदल देते हैं, साइज़ भी उसका बदल देते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। या फिर रबड़ जो है, आप देख रहे हैं कि रबड़ किस तरह से जो है रबड़ को जो अब हम लोग उसको फ्लेक्सिबल होता है तो उसको फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप जो है चेंज कर पाते हैं। या बलून जो होता है फोर्स के थ्रू जो है उसको हम लोग कैसे जो है चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिर से फोर्स को डिस्क्राइब करने का प्रयास यहाँ पे किया गया कि फोर्स किस तरह का होता है। अ फोर्स कैन बी डिस्क्राइब बाई स्टेटिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन विच इट एक्ट्स। अ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो। द लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड। कितना लेंथ है उसके मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करता है। जैसे कोई F1 है, कोई F2 है, तो एक F1 है जो छोटा एरो है, F2 का बड़ा एरो है। इसका मतलब है कि F2 जो है, F2 जो फोर्स है वो ज़्यादा है F1 से। ये एरो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि फोर्स में जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए फोर्स को जो है वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में मैंने चर्चा किया था कि टाइप ऑफ फोर्सेस दो तरह का होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में बताया था कि कॉन्टैक्ट फोर्स में जिसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में टच होता है, दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से जो फोर्सेज अप्लाई होता है, दो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आने से जो फोर्सेज अप्लाई होता है उसको जो है कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। और जो बिना कॉन्टैक्ट में आए हुए ही जब फोर्स एक्ट होता है तो उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज कहते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में एग्जाम्पल आपको बताया था, मस्कुलर फोर्स का बताया था, साथ में फ्रिक्शनल फोर्स का भी बताया था, हैं ये सब कॉन्टैक्ट फोर्सेस में था। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपको बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था कि कैसे कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे की तरफ आता है, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। साथ में आपको मैग्नेटिक फोर्स के भी बारे में बताया था कि कैसे जो है कोई मैग्नेट रख देने से दूर से ही ऑब्जेक्ट को जो है अट्रैक्ट कर लेता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में भी बताया था। तो ये सभी चीज़ों को डीपली अब हम लोग को पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में मस्कुलर फोर्स को पढ़ते हैं कि मस्कुलर फोर्स क्या है। तो मस्कुलर फोर्स क्या है, बहुत सिंपल सरल लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि आपके बॉडी के द्वारा, आपके बॉडी के मसल्स के द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, वही आपका मस्कुलर फोर्स है। द फोर्स एग्जर्टेड बाय द मसल्स ऑफ योर बॉडी एंड इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा सरल सा है। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है कि फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट स्लो थिंग्स डाउन और प्रिवेंट द, ये अपने हिसाब से लिखा, लेकिन मैं अपने लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ मूवमेंट होता है। कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उस मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में जो एक फोर्स एक्ट होता है उस फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जैसे आप जो शूज़ पहनते हैं, उस शूज़ को जब आप आगे की ओर मूव करते हैं तो पीछे के डायरेक्शन में, यदि आप ईस्ट की ओर मूव करते हैं तो वेस्ट की तरफ जो है एक जो फोर्स एक्ट होता है उसको हम लोग जो है फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, ठीक है। चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी होता है तो कहीं ना कहीं उसमें भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है। इसका फ्रिक्शनल फोर्स का बहुत ज़्यादा डीप है, इसके लिए स्पेशल चैप्टर भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आप ये समझिए कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्ट होता है। और ये जो है उसका जो सरफेस होता है उस पर डिपेंड करता है सरफेस
कितना रफ है या सरफेस कितना स्मूथ है। जितना सरफेस रफ होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, सरफेस जितना स्मूथ होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। तो चलिए बच्चों, अगले क्लास में हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बाकी जानकारी लेंगे। चलिए, गुड बाय।